हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, हमने सेट्स चैप्टर में अब तक जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो था यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, फिर हमने वेन डायग्राम के बारे में भी पढ़ा था जिसमें हमने यूनिवर्सल सेट भी देखा था, और इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमने कर ली थी। उस बेस पर हम एक्सरसाइज 1.4 शुरू कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ द टू सेट्स। हर एक पार्ट में तुम्हें दो सेट दिए हुए हैं और उसका यूनियन लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जो दो सेट क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में दिए हैं वो लिख रहा हूं मैं। x इक्वल टू 1, 3, 5 एंड y इक्वल टू 1, 2, 3। तो यूनियन क्या होगा? विच इम्प्लाइज x यूनियन y इज इक्वल टू। तो इसको लिखने का सिंपल तरीका बताता हूँ स्टूडेंट्स। तुम्हें ये नहीं देखना है कि 1 यहाँ से लिख के फिर 2 इधर देखने लग जाओ, क्योंकि सीक्वेंस मैटर नहीं करता। तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता, इस वजह से हम क्या करेंगे, पहले x के एलिमेंट लिख लेंगे 1, 3, 5, और फिर देखेंगे कि 1 हमने लिख लिया है, नहीं लिखना। 2 हमने नहीं लिखा था, लिख दिया। 3 हमने लिख लिया है, नहीं लिखना। तो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान दो कि मैंने क्या किया, पहले x के एलिमेंट्स लिख लिए, फिर y के जो रह गए एलिमेंट हैं वो लिखें। इस तरह से कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई। इसमें तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए ये सोच के कि 1 के बाद 3 लिखा है जबकि 1 के बाद 2 आना चाहिए था। ऐसा कोई चक्कर नहीं है स्टूडेंट्स। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, हमने बस एलिमेंट्स दर्ज करने हैं, वो हमने कर दिए। तो इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें दो सेट्स दिए हुए हैं। a इज इक्वल टू a, e, i, o और u, और b सेट में हमें दिए हुए एलिमेंट्स a, b, c। तो विच इम्प्लाइज a यूनियन b। मैं a यूनियन b करूँगा तो पहले a के एलिमेंट्स लिख लूँगा, a, e, i, o, u। अब मैं देखूँगा कि b के एलिमेंट्स कौन कौन से रह गए। a मैंने लिखा था, लिखने की ज़रूरत नहीं। b और c इसमें नहीं है, तो b, c। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने यूनियन कर दिया इसका। तो अब मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो ये है स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट। रोस्टर फॉर्म की जगह सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है हमें ये दोनों ही सेट्स। x such that x is a natural number and multiple of 3, x such that x is a natural number less than 6। तो हम a यूनियन b कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो ये दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो इसमें भी नेचुरल नंबर है, इसमें भी नेचुरल नंबर है। तो हम ये तो लिखेंगे ही, x such that x is a नेचुरल नंबर, ये तो लिखना ही है। अब इसके बाद क्या लिखना है? मल्टीपल ऑफ 3 लिखना है, लेस देन 6 लिखना है, क्या लिखना है? तो जब मैं तुम्हें यूनियन सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये समझा रहा था, तो मैंने एक वर्ड बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम यूनियन को किस तरह शो करते हैं। हम शो करते हैं और से, OR और। तो मैं क्या लिखूंगा, लेस देन 6। पहले मैंने ये लिख दिया, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। चाहे पहले ये लिख दो, मल्टीपल ऑफ 3 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर तुमने लिखना है और मल्टीपल ऑफ 3, बस। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में है,
तो हमें आंसर भी प्रेफरेबली सेट बिल्डर फॉर्म में ही देना चाहिए। और क्योंकि ये यूनियन है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस और का मतलब हुआ कि या तो इसमें मल्टीपल ऑफ 3 होंगे या फिर नंबर लेस देन 6 होंगे। तो ये दोनों ही कंडीशंस ट्रू हो गई, यूनियन में ये इकट्ठे हो गए सारे एलिमेंट। अगर इसको समझना चाहते हो तो तुम्हें ये आंसर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका हम रोस्टर फॉर्म बनाएं तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 आ गए, 1 2 3 4 5, और उसके बाद मल्टीपल ऑफ 3 भी आएंगे तो 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा एंड सो ऑन। तो ये सारे ही आ गए, यूनियन में दोनों ही आने चाहिए थे। और है ना, तो इसमें कोई भी एलिमेंट है वो या इस कंडीशन को ट्रू कर रहा है या इस कंडीशन को। जैसे कि 15 देखा हमने, नेचुरल नंबर लेस देन 6 नहीं है लेकिन वो मल्टीपल ऑफ 3 है, और लगा हुआ है ना, और का मतलब है कि दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो गई तो बात बन जाएगी। और अगर मैं 2 देखूं तो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है लेकिन लेस देन 6 है, तो और लगे होने का मतलब है कि 2 या तो लेस देन 6 होगा या मल्टीपल ऑफ 3 होगा। इसका हर एक एलिमेंट या तो लेस देन 6 पाया जाएगा या फिर मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो ये दोनों ही बातें और लगने से ठीक हो गई और हमारा रोस्टर फॉर्म में लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में ही दे दिया। तो ऐसा करते हैं, अब हम अगला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। तो ये है हमारा फोर्थ पार्ट। Set A is x such that x is a natural number and 1 less than x less than equal to 6, और set B है x such that x is a natural number and 6 less than x less than 10। ये कंडीशन है लेकिन हैं तो दोनों में नेचुरल नंबर्स। तो हम क्या लिखेंगे, A यूनियन B इज इक्वल टू x सच दैट, सबसे पहले तो x इज ए नेचुरल नंबर आ जाएगा, वो हमने लिख दिया। फिर एंड पहले तो ये है 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6 और 6 लेस देन x लेस देन 10। इन दोनों ही कंडीशंस में से कोई भी एक ट्रू हो गई तो वो एलिमेंट सेट का हिस्सा बन जाएगा, चाहे वो 1 और 6 के बीच में हो। 1 के बराबर नहीं हो सकता, 6 के बराबर हो सकता है, या फिर वो 6 और 10 के बीच में हो, ना 6 के बराबर ना 10 के बराबर। ये और लगाने का मतलब ही यही है कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो इस सेट का हिस्सा हो जाएगा, और यही यूनियन की डेफिनेशन भी है। तो फिफ्थ पार्ट में हमें फिर से रोस्टर फॉर्म दे दी गई। ए इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू 5। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स यहाँ पर a यूनियन b कितना आ जाएगा, 1 2 और 3, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, a के बराबर आ जाएगा। और ये हमारा जो एक प्रॉपर्टी भी थी यूनियन की कि 5 के साथ जब भी यूनियन होगा तो वो सेट a खुद ही आ जाएगा। तो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ a इज़ a कॉमा b, b इज़ a कॉमा b कॉमा c, इज़ a सबसेट b। पहले तो यही पूछा गया है, और फिर हमें कहा है कि व्हाट इज़ a यूनियन b, यानी a यूनियन b हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमने इसके लिए क्या किया, सबसे पहले गिवन लिख लिया, गिवन a इज़ इक्वल टू a कॉमा b, और b लिख लिया a कॉमा b कॉमा c। फिर हम कहेंगे यस a इज सबसेट ऑफ b। क्यों? क्योंकि देखो a के सारे एलिमेंट हमें b में दिखाई दे रहे हैं, और यही कंडीशन होती है किसी सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट बनने की। यानी a जो है वो इसमें है, b है इसमें है, यानी कि a जो है वो पूरा सेट सबसेट बन गया b का। एक बात तो ये हो गई। अब हमें कहा गया है कि a यूनियन b फाइंड आउट करो। तो a यूनियन b, नाउ a यूनियन b इज इक्वल टू, पहले तो a के एलिमेंट लिख लो a b, और फिर b के एलिमेंट a b पहले लिख चुके हैं, c आ गया। तो इसमें स्टूडेंट्स हमें यह सिखाने की कोशिश की गई है क्वेश्चन में, यूनियन तो तुमने पिछले क्वेश्चन में भी कर ली थी, कि अगर
दो ऐसे सेट्स का यूनियन करते हैं जिन दो सेट्स में से एक जो है वो दूसरे का सबसेट हो, तो सुपर सेट ही आंसर आता है। देखो सॉरी, ए नहीं, बी आएगा। तो ये बी सेट बन गया। हमें ये कहा गया है कि अगर दो सेट जो कि जिनमें से कि एक सेट जो है वो सबसेट है और दूसरा उसी का सुपर सेट हो, तो उनका यूनियन करने पर सुपर सेट ही आंसर आता है। ये कंसेप्ट बिल्डअप किया गया है इस क्वेश्चन में। जैसे सबसेट यूनियन सुपर सेट, अगर ऐसा है तो इसका आंसर आएगा हमेशा सुपर सेट। ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यूनियन में तो सारे ही एलिमेंट आ जाएंगे। तो सबसेट के तो एलिमेंट आ ही गए, लेकिन यूनियन कर रहे हैं तो सुपर सेट के भी सारे एलिमेंट आ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सुपर सेट ही बन गया। तो ये समझाने की हमें कोशिश की गई है स्टूडेंट्स, और इसी बेस पर क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट बी, यानी पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमें कहा गया कि दो सेट ए और बी इस तरह से जुड़े हुए हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ये एग्जैक्ट वही कंसेप्ट है जो कि अभी मैंने तुमको बात की। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो स्टूडेंट्स, हम कहेंगे गिवन ए इज सबसेट ऑफ बी। ये बात हमें पता चल गई, और हमें अब ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो ए सबसेट बी का मतलब है अगर कोई एलिमेंट ए में है तो हमें पता लग जाएगा कि वो एलिमेंट, तो हम कह सकते हैं कि x जो है वो b में भी है, क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में हैं। नाउ अब हम ऐसा करते हैं, देखते हैं कि अगर कोई एलिमेंट a यूनियन b में हो तो उसका क्या मतलब निकल कर आता है। उसका मतलब निकल के आता है कि ये या तो a में होगा या फिर b में होगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो भी a में है वो एलिमेंट b में भी है, तो इसका मतलब यही कहना हुआ कि वो b में होगा। a में तो हो तो b में अपने आप होगा, हम ये जानते ही हैं। a में कोई अलग एलिमेंट तो पड़े नहीं हुए, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x जो है कोई भी एलिमेंट वो b में होगा अगर a यूनियन b में है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि a यूनियन b के सारे एलिमेंट b में हैं। इसका मतलब ये बन गया कि a यूनियन b जो है वो b का सबसेट है। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता स्टूडेंट्स कि किसी सेट को यूनियन करो दूसरे के साथ तो वो एक सबसेट बने, वो इक्वली बनेगा। लेकिन चलो खैर, देखो अब एक रिवर्स प्रोसेस देखो कि अगर x जो है सेट कोई एलिमेंट b में हो तो इसका क्या मतलब है। देखो, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय का साइन लगा रहा हूं मैं। इसका मतलब होगा x जो है वो a में होगा या b में होगा। क्यों? क्योंकि a जो है वो सबसेट है b में। और इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम a या b में लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट a यूनियन b में है। तो ये रिवर्स प्रोसेस में हमने देखा कि b के सारे एलिमेंट a यूनियन b में है, यानी b इज सबसेट ऑफ a यूनियन b। तो ये दोनों ही कंडीशंस जब ट्रू हो जाती हैं तो हम कहेंगे देयरफॉर a यूनियन b इज इक्वल टू b। किसी भी दो सेट्स को बराबर प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये करना पड़ता है, पहले दिखाना पड़ता है a सबसेट b, फिर दिखाना पड़ता है b सबसेट a। जब ये दोनों ही कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं तो हम कहते हैं a इज इक्वल टू b। ये तभी हो सकता है जब दोनों सेट्स बराबर हों। तो यहाँ पर a और b थे, ये तो मैंने जनरल बात की। यहाँ पर a यूनियन b और b के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये सॉल्व कर दिया। और वैसे भी कंसेप्चुअल भी, अगर a सारा का सारा b में ही पड़ा है तो a यूनियन b जो बनेगी वो सेट b बनेगा। हम इसको अगर वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो हम समझ सकते हैं बड़ी ही आसानी से। देखो, वेन डायग्राम, यूनिवर्सल सेट बनाया हमें पता है कि a सबसेट b है, तो a सेट अंदर बना दिया और b सेट इधर बना दिया, सबसेट बन गया। अब मैंने अगर a यूनियन b शेड करना शुरू किया तो मैंने इस तरह से a यूनियन b सब शेड कर दिया, लेकिन भाई ये तो सेट b शेड हुआ। तो हमें पता चल गया कि a यूनियन b इज इक्वल टू b इफ
ए इज सबसेट बी। तो वेन डायग्राम से ये बड़े ही इजीली हमें बात समझ में आ जाती है। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं अब। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें 4 सेट दिए हुए हैं। सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है 3 4 5 6, सेट सी है 5 6 7 8 और सेट डी है 7 8 9 10। और हमें कुछ ए बी सी डी इन चारों में यूनियंस पता करने के लिए कहा गया है। इसके 7 पार्ट्स हैं, जिसमें से कि मैं सारे पार्ट्स नहीं करूंगा, ऑब्वियसली तुम जानते ही हो यूनियन करना। कुछ पार्ट्स मैं कर देता हूं, जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट है, हमें पूछा गया है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में पहले मैं ए के एलिमेंट लिखूंगा 1 2 3 4, और उसके बाद मैं बी के एलिमेंट लिखना शुरू करूंगा। तो 3 और 4 मैं पहले ही लिख चुका हूं, 5 और 6 आ जाएंगे। तो इस तरह से तुम बाकी सारे जो ए यूनियन सी है, ए बी यूनियन सी है, यानी कि बाकी पार्ट नंबर 2 3 कर सकते हो। तो अब मैं पार्ट नंबर 4 करता हूं, जिसमें कहा गया है बी यूनियन डी। तो बी के एलिमेंट लिखे मैंने पहले 3 4 5 6, उसके बाद डी के एलिमेंट। तो यहाँ पे 7 8 9 10 यहाँ पे नहीं आए, तो मैं लिख लूंगा 7 8 9 10। तो इस तरह से स्टूडेंट्स पहले 4 पार्ट तो तुम बड़ी आसानी से कर सकते हो। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में हमें कहा गया है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले मैं बी यूनियन सी लिख लेता हूं। सेट ए मैंने लिख लिया 1 2 3 4, और यूनियन बी यूनियन सी कर देते हैं। बी यूनियन सी कितना होगा, ये 2 सेट हैं हमारे पास। तो बी के एलिमेंट लिखे 3 4 5 6, और फिर सी के एलिमेंट लिखे 5 6 हम पहले लिख चुके हैं, 7 8। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, 3 सेट का इकट्ठा यूनियन लिखने से ज़्यादा अच्छा है हम इसको 2 पार्ट में बांट कर करें, ताकि इजीली क्वेश्चन हो जाए, हमें समझ भी आ जाए। तो क्योंकि अब कई स्टूडेंट्स कह सकते हैं सर हम ए यूनियन बी पहले करेंगे और यूनियन सी बाद में करेंगे। तुम स्टूडेंट्स कर सकते हो, ये भी बिल्कुल इसी तरह कर सकते हो। हम जानते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूनियन जो है वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब ही यही होता है कि 3 एलिमेंट्स या 3 सेट्स का जब यूनियन कर रहे हो, तो चाहे लास्ट 2 पहले कर दो, चाहे पहले 2 पहले कर दो, आंसर सेम आएगा। करके देख भी सकते हो बिल्कुल इसी तरह। तो अब मैं क्या करूंगा, ए के साथ यूनियन करके लिखूंगा बी यूनियन सी को, यानी ये 2 सेट मैंने यूनियन करके लिखने हैं। तो ए सेट कितना आ गया, 1 2 3 4, मैंने ए सेट के एलिमेंट लिख लिए। अब मैं लिखूंगा बी यूनियन सी के, तो 3 और 4 पहले आ चुके हैं, तो 5 6 7 8, ये आ गया स्टूडेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब है मैंने तुम्हें ये बता दिया कि 3 सेट्स का यूनियन जब भी करना है तो किस तरह करना है। दोनों तुम ए यूनियन बी पहले सिलेक्ट करके फिर सी कर सकते हो, इस तरह से, चाहे इस तरह से जैसे मैंने किया। तो दोनों ही तरीके करेक्ट हैं, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। और ये एसोसिएटिव लॉ जो है मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब इसका जो 6th और 7th पार्ट है वो भी तुम अपने आप कर पाओगे बिल्कुल इसी तरह से। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया है। तो अब हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये कह रहा है कि ये जो सेट हैं, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा था वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सेट्स की इंटरसेक्शंस हमने करनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 5। हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि हर एक पार्ट में हमें 2-2 सेट दिए हुए थे और हमने यूनियन किया था, तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि इनका अब क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो x इंटरसेक्शन y क्या आ जाएगा। हम सब जानते हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट देखना है। तो 1 हमने x का देखा, यहाँ पे है बिल्कुल, तो लिख देंगे क्योंकि कॉमन है। 3 यहाँ पर भी है, हमने लिख दिया 3। फिर 5 यहाँ पे देखा नहीं है, और 2 यहाँ पे देखा नहीं है, यानी कि 1 और 3 ही आएगा।
अगर हम वेन डायग्राम से इंटरसेक्शन को समझने की कोशिश करें तो स्टूडेंट्स ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे कॉमन एलिमेंट आएंगे इस पार्ट में, तो सिर्फ यही शेड होगा ए इंटरसेक्शन बी में। ये यूनिवर्सल सेट में दो सबसेट हैं जिनका कॉमन रीजन ही शेड हुआ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें वही वोवल्स का सेट दिया हुआ है, ए ई आई ओ यू, और बी सेट हमें बता रखा है ए बी सी। तो इनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? हमने सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं स्टूडेंट्स, तो ए हमें दोनों सेट में कॉमन दिखाई दे रहा है, बाकी बी और सी यहाँ नहीं है और ई आई ओ यू इधर नहीं है, तो सिर्फ एक एलिमेंट आया। और मैं फिर याद करा दूं कि एक एलिमेंट जिस सेट में होता है उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट, और जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता उसे कहते हैं एम्प्टी सेट। तो ये सिंगलटन सेट बन गया। ये तो था सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट था वही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट होगा। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, और b है x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। तो हम इंटरसेक्शन कैसे लिखेंगे? हम ये तो लिखेंगे ही दोनों सेट में, क्योंकि नेचुरल नंबर है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, ये तो हमने लिखना ही है। साथ में हमने लिखना है मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन 6। यहां पे कौन सा वर्ड आएगा? एंड। मतलब वो मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए और 6 से छोटा भी होना चाहिए। देखो, अगर हम इसको समझते हैं, पहले ए सेट को लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, समझाने के लिए कह रहा हूं मैं। मल्टीपल ऑफ 3 क्या आएगा? 3, 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15 एंड सो ऑन। और बी सेट क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तो इनमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है? कॉमन एलिमेंट तो एक ही दिखाई दे रहा है, बस 3। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आ गया 3, जो कि हम कह सकते हैं जिस बारे में कि ये 6 से छोटा भी है और ये 3 का मल्टीपल भी है। ये भी जो वर्ड मैं हिंदी में इस्तेमाल कर रहा हूं ये एंड है, कि ये प्रॉपर्टी भी और ये प्रॉपर्टी भी। तो x इज ए नेचुरल नंबर कॉमा मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन 6, या हम यहां पे दोबारा लिख सकते हैं कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन 6। तो इंटरसेक्शन जो है उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने पहले भी समझाया था पिछली क्लास में, वो एंड होता है, और यूनियन जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में और की तरह लिखा चला जाता है। तो ये फोर्थ पार्ट तुम अपने आप कर सकते हो इसका। मैं फिफ्थ पार्ट करता हूं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है फिफ्थ पार्ट, समझना जरूरी है। हमें फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ था, एक तो सेट दिया हुआ था 1, 2, 3 और दूसरा सेट दिया हुआ था 5। तो अब इसका यूनियन हमने किया था, अब हम करेंगे इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन जब करेंगे तो कॉमन एलिमेंट, अब इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो कॉमन तो कुछ भी ना हुआ, कॉमन हुआ एम्प्टी सेट, यानी कि ये। अब जिस तरह से कंसेप्ट बना था कि इफ ए इज सबसेट बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, तो एक और कंसेप्ट क्या है, लॉ ऑफ फाई, जो है कि ए इंटरसेक्शन फाई इज ऑलवेज इक्वल टू फाई। अगर कोई एम्प्टी सेट है तो उसके साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट ही आएगा, कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 6। गिवन हमें दिए हुए 4 सेट। सेट ए है 3, 5, 7, 9, 11, सेट बी है 7, 9, 11, 13, और सेट सी है 11, 13, और सेट डी है 15, 17। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 9 पार्ट्स हैं, और 9 पार्ट्स में हमने इंटरसेक्शंस करनी है या बीच में कहीं यूनियन भी करनी है। तो मैं ऐसा करता हूँ, वो पार्ट्स करके दिखाता हूँ जो वाकई तुम्हें मुश्किल लग सकते हैं।
अब ए इंटरसेक्शन बी तो तुम लिख ही सकते हो, कॉमन एलिमेंट लिखने 7 9 11 आ जाएगा। और फिर सेकंड पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स 11 एंड 13 है, ये भी तुम लिख सकते हो। तो मैं थर्ड पार्ट ले रहा हूँ स्टूडेंट सीधा, जिसमें 3 सेट्स आ जाते हैं हमारे पास, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो इसमें फिर वही कि इंटरसेक्शन जो है ऑपरेशन हमारा, वो भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो मैं पहले क्या लिखूंगा, कौन सा सेट, ए और सी का इंटरसेक्शन लिख लूंगा, यानी ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स। तो ए और सी में देखो एक ही कॉमन एलिमेंट दिखाई दे रहा है 11, यहाँ पर 11 और यहाँ पे 11, 13 यहाँ पे नहीं है, तो ये तो आ गया 11। इंटरसेक्शन डी लिख लेते हैं 15, 17। तो देखो कुछ भी कॉमन है इनमें, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या आ गया 5। तो हमारा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी कितना आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। अच्छा, एक कंसेप्ट और है स्टूडेंट्स, अगर किन्हीं भी दो सेट्स में इंटरसेक्शन 5 आती है, दो सेट्स की बात कर रहा हूं मैं, तो ये दोनों सेट क्या कहलाते हैं, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ये डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं, मतलब आपस में जुड़े हुए नहीं हैं जो। तो ए इंटरसेक्शन सी ये वाला सेट और डी सेट जो है, ये आपस में क्या हो गए, ये हो गए डिसजॉइंट सेट्स, ये जुड़े हुए बिल्कुल भी नहीं है। और इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी जो है, वो अब अगला पार्ट दिया हुआ है तुम्हारा, फोर्थ पार्ट। बी इंटरसेक्शन डी फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है, तुम अपने आप कर सकते हो। मैं आता हूं सिक्स्थ पार्ट पे, जहां पे हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो बहुत समझ के लिखो इसको, इंटरसेक्शन नहीं है ये, बी यूनियन सी। तो हमें क्या करना है, पहले सेट ए लिख लेना है, 3 5 7 9 11। मैंने क्या किया, ए सेट लिख लिया, इंटरसेक्शन, अब मैं बी यूनियन सी करके लिखूंगा। बी और सी को यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो सी जो है वो तो सबसेट है बी का, 11 और 13 ये इसमें आया हुआ है, तो यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, 7 9 11 13। ठीक है स्टूडेंट्स, बी और सी का यूनियन करके लिखा मैंने, बी के एलिमेंट लिखे 7 9 11 13, फिर सी के लिखने थे लेकिन 11 13 में पहले ही लिख चुका हूं। तो अब इनमें मैंने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये क्या आ जाएगा, यानी कि एक सेट ये है एक सेट ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखना है मैंने, कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। तो यहाँ पे 7 9 11, यहाँ पे भी 7 9 11, तो हमारे पास आ गया 7 9 11। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब ऐसा करते हैं, मैं लेता हूँ इसी तरह से, तुम ए इंटरसेक्शन डी कर सकते हो। देखो सेवंथ पार्ट क्या है, ए और डी का इंटरसेक्शन, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं आपस में, 5 आ जाएगा। और फिर एट्थ पार्ट जो है वो बिल्कुल इसी तरह है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, वो भी तुम कर सकते हो। मैं ऐसा करता हूं, नाइन्थ पार्ट लेता हूं इसका। नाइन्थ पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी यूनियन सी। नहीं, ये गलत हो गया स्टूडेंट, सॉरी, मैं फिर से लिख रहा हूं। हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन विद बी यूनियन सी, ये मुझसे गलती हो गई थी। तो अब हमने करना क्या है, इसमें पहले ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, फिर बी यूनियन सी लिखेंगे। तो देखो अब ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए और बी का इंटरसेक्शन देखो, कॉमन एलिमेंट 7 9 11 दिखाई दे रहे हैं हमको, तो 7 9 11। देखो ए में भी 7 9 11 है और बी में भी 7 9 11 है, 13 इधर नहीं है, 3 और 5 इधर नहीं है, तो वो ए इंटरसेक्शन बी में आ गए। अब इंटरसेक्शन हमें कहा गया करने के लिए किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो बी और सी का यूनियन लिखेंगे, तो क्योंकि सी में 11 13 ये बी में भी है, तो ये आ जाएगा 7 9
11, 13। तो इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लिखना है हमने। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन विद B यूनियन C। तो अब इन दोनों का क्या करना है हमने, इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट। तो 7, 9, 11 जो है वो दोनों में ही हम देख रहे हैं, इधर भी हैं और इधर भी हैं। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स। और बिल्कुल इसी तरह इसका 10th पार्ट भी है, वो भी तुम इसी तरह से पार्ट्स में डिवाइड करके कर सकते हो। और अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 7 की। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दिए हुए हैं और इंटरसेक्शन करने को कहा है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जब तुम इंटरसेक्शन करोगे तो क्या लगा दोगे, और एंड लगा दोगे बस। जैसे यूनियन में और लगाया था, इंटरसेक्शन करने को कहा गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में सेट है तो तुमने एंड लगा देने हैं कंडीशंस के बीच में और आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि डिसजॉइंट सेट्स कौन से हैं, यानी हर एक पार्ट में 2 सेट दिए हुए हैं और तुम्हें पूछा गया है कि कौन सा जो पार्ट है वो डिसजॉइंट सेट्स का है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जहां पर तुम्हारे पास इंटरसेक्शन फाई आएगा वो डिसजॉइंट बनेगा। अगर इंटरसेक्शन फाई नहीं आता, मतलब कोई एक एलिमेंट भी आ जाता है, तो वो डिसजॉइंट नहीं बनेगा। जब ऐसा आ जाए तो तुम कहोगे सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। और जब ए इंटरसेक्शन बी फाई आ जाएगा तो तुम कहोगे सेट्स आर डिसजॉइंट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 तुम कर लोगे। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं और बाकी का चैप्टर हम करेंगे अगली हमारी क्लास जब लगेगी तब तक तुम इस एक्सरसाइज को पूरी तरह से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। वैभव की तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स।